हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें कन्वर्जन भी देखा था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोनों कन्वर्जन देखने के बाद आज हम गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अब गैल्वेनोमीटर वाला जो पार्ट है वो मैंने अभी इतना सोचा है कि अभी हम कुछ डेरिवेशंस वाला जो पार्ट है वो कर लेते हैं आज और कल के लेक्चर में। अगला वाला वीक जो होगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर का थ्योरी पार्ट जितना भी है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट जो है वो स्किप करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें भी लिंक हमारी टूट ही चुकी है, तो क्यों ना हम एक बार डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट कर दें और उसके बाद फिर गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट स्टार्ट कर दें। आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो है टॉर्क का। आपको याद होगा कि फर्स्ट यूनिट में भी हमने एक टॉर्क का डेरिवेशन किया था। उसमें हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और देखा था कि डाइपोल के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी है कि जो आपके फर्स्ट यूनिट के डेरिवेशंस थे, मैं कुछ डेरिवेशंस का बता देता हूँ। जैसे कि एक डेरिवेशन था आपका एक्सियल पोजीशन का, एक डेरिवेशन था आपका ब्रॉड साइड पोजीशन का, ठीक है, अक्षीय स्थिति का, और इस तरीके से जो डेरिवेशन थे, देखो एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन, टॉर्क, ये तीनों डेरिवेशन जो है इस यूनिट में भी एज इट इज आने वाले हैं। सिर्फ कुछ चेंजेस रहेंगे वहां पर। ठीक है, तो कुछ चेंजेस को छोड़कर बाकी एज इट इज डेरिवेशन यहाँ पर भी आपके आएंगे। तो आज जो हम डेरिवेशन करते हैं वो टॉर्क का कर रहे हैं। टॉर्क का डेरिवेशन करने के बाद कल के लेक्चर में मैं आपको एक्सियल पोजीशन का भी डेरिवेशन बताऊंगा और ब्रॉड साइड का भी डेरिवेशन बताऊंगा। तो हमारा इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉर्क का डेरिवेशन। अब इसमें टॉर्क है, टॉर्क में हम बेसिकली करने क्या वाले, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बार मैग्नेट को प्लेस करूंगा कुछ इस तरीके से। आया समझ में? इस तरीके से मैं क्या करूंगा, बार मैग्नेट को प्लेस करूंगा। ये हमने कर दिया। मैं इसका एक पोल बना देता हूं यहाँ पर नॉर्थ और एक पोल यहाँ पर मैं बना देता हूं साउथ। आया समझ में? इस तरीके से हमने दोनों पोल्स बना दिए, नॉर्थ और साउथ। इसको मैं जोड़ देता हूं एक। मैं एक्सिस बनाता हूं तो इसी पोल के साथ एक एक्सिस बनाता हूं और परपेंडिकुलर देता हूं। क्यों मैं दे रहा हूं, इसका रीजन आपको भी पता है, नहीं पता तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको नॉर्थ, इसको साउथ दिया, इसको मैं P दे देता हूं। पॉइंट है ये हमारा, तो इसको मैंने P दे दिया। इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यहां से जो डिस्टेंस है इसकी, इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं 2L। ठीक है, बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो क्या है यहाँ पर 2L। अब देखो, एक फोर्स एक्ट करेगा, एक फोर्स अगर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा तो एक नीचे की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको पता ही है। जो ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा, तो आपको याद होगा कि हम जब टॉर्क में, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम ऐसे ही फोर्स एक्ट करवाते थे तो F क्या होता था, Q into E। Q यहाँ पर क्या था, चार्ज था। यहाँ पर Q की जगह पर क्या आता है, स्मॉल m, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बेसिकली उसकी पावर। ठीक है, E क्या है, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B से। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल m इनटू कैपिटल B। नीचे भी सेम, F क्या हो जाएगा, स्मॉल m इनटू कैपिटल B। ये अपोजिट फोर्स होगा, बस इतना याद रखना है। एक F की वैल्यू कोई सी भी माइनस होगी। अगर आप ऊपर वाले को माइनस दे रहे हो तो नीचे प्लस हो जाएगा, और अगर आप नीचे वाले को माइनस दे रहे हो तो ऊपर प्लस हो जाएगा। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और कुछ यहाँ पर बच रहा है क्या, नहीं, बाकी सारी चीजें हमने रख दी है। एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो चार्जेस को आपने शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस दो डिफरेंट चार्जेस को या फिर दो सेम चार्जेस को भी आपने एक ऐसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर रखा है, ऐसी कम दूरी पर रखा है जिससे वो ना ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो ना ही प्रत्याकर्षित हो। ठीक है, तो ये एक स्मॉल डिस्टेंस होती थी जिसे हम क्या बोलते थे, 2a।
उसी तरीके से बार मैग्नेट में भी दो पोल्स को उन्होंने क्या किया हुआ है सेपरेट, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जिनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 12। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम निकाल देते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट EDM Q into 2L, सॉरी Q into 2A। 2A क्या थी, लेंथ थी, और Q क्या था वहां पर मैग्नेटिज्म। यहाँ पर कैपिटल M क्या होता है, स्मॉल m into 2L। आया समझ में? ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, m into 2L। सेम जैसा फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पढ़ा था, वैसे ही कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते हैं। ये कुछ फॉर्मूले इनको नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड के तो नोट नहीं करने हैं आपको, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के नोट करने हैं। देखो, और नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सपेरिमेंट को समझो कि हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसके अंदर मैंने एक बार मैग्नेट रखा है। अब बार मैग्नेट को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता वहां पर सीधा रखना है कि ऐसा रखना है, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, तिरछा रख दिया मेरी समझ के अनुसार कि जिससे वो इससे टकराए, मैग्नेटिक लाइन इससे टकराए। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही मैग्नेटिक लाइन इससे टकराएंगी तो साउथ पोल को धक्का लगेगा और ये घूमेगा इधर साइड। ठीक है, जैसे ये इधर साइड आएगा तो ये वाला साइड इधर चला जाएगा, फिर इसको धक्का लगेगा और ये घूमेगा इधर साइड। इसी तरीके से इनमें रोटेशन क्या होगा, यहाँ पर कंटीन्यूअस इस तरीके से चलता रहेगा। ये जो बार मैग्नेट है ये इसी एक्सिस पर क्या होगा, यहाँ पर घूमता रहेगा। आया समझ में? और कभी भी अगर कोई भी वस्तु अपने ही अक्ष पर घूमता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, कोई भी अगर बार मैग्नेट की अगर मैं बात करते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, वो अपनी एक्सिस पर अगर घूमेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। आपने वो बाउंडर देखा होगा, वहां पर भी वो क्या होता है, अपनी ही एक्सिस पर घूमता रहता है। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी एक्सिस पर घूमेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है 1 फोर्स, या फिर आप लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आया समझ में? फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स हमें पता है क्या है, फोर्स m into b, दोनों जगह m into b है, एक कोई सा भी m into b ले लो। मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। मुझे ये परपेंडिकुलर दिख रहा है इसलिए मैं ये ले लेता हूं, जो कि क्या है, sp। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लो इन ट्रायंगल कौन सा लेते हैं हम, SPN, इन ट्रायंगल SPN sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा किसके बराबर आ रहा है, तो देखिए sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने किसको लिया है, SP को, तो मैं लिख देता हूं यहां पर SP। हाइपोटेन्यूज हमने किसको लिया है, SN को, तो मैं इसको लिख देता हूं SN। अब यहां पर sin थीटा बराबर हो जाएगा, SP तो हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं है, SN की हमें वैल्यू पता है क्या है, 2L, तो ये हो गया 2L। आगे बढ़ते हैं, देखो 2L को मैं इधर भेज देता हूं, SP की वैल्यू आ जाएगी, तो SP बराबर क्या हो जाएगा, 2L sin थीटा। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं SP की वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट करता हूं तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m into b into 2L sin थीटा। देख रहे हैं आप क्या है, m into b into 2L sin थीटा। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो m into 2L किसके बराबर होता है, कैपिटल M के बराबर होता है। हमें पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होता है m into 2L। तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M into कैपिटल B sin थीटा। ये है आपके टॉर्क की वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है, हमें कुछ केसेस बताना है, कुछ केसेस जैसे कि व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री और व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री के बराबर है तो क्या होगा, m into b मल्टीप्लाई 0, मतलब टाउ मिनिमम आ जाएगा कितना, 0।
यहाँ पर आते हैं तो टाउ इज इक्वल टू m इंटू बी 1, तो टाउ मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा m इंटू बी। देखा फर्स्ट वाला जो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में जो न्यूमेरिकल था एज इट इज वैसा का वैसा ही न्यूमेरिकल यहाँ पर है, सॉरी न्यूमेरिकल का डेरिवेशन है, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को थोड़ा सा अंधेरा हो गया यहाँ पर, ऐसे कर देते हैं। तो इस डेरिवेशन को अब मैं थोड़ा सा एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस है, चुंबकीय रेखाएं हैं, वो एक ही दिशा में गमन कर रही है, ठीक है। अब वहां पर अगर मैं मैग्नेट को रखूंगा, बार चुंबक को रखूंगा, तो वहां पर वो क्या करेगा, टॉर्क का निर्माण करेगा, ठीक है। एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स मैंने बता ही दिया कैसे हमने लिया है m इंटू बी। बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो कितनी है 2l है। अब टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एक कोई सा भी बल मल्टीप्लाई लंबवत दूरी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स मैंने लिख दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दी। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं एसपीएन ट्रायंगल में अगर आप देखोगे मैंने लिया है साइन थीटा। इसका रीजन मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि पूरे त्रिकोणमिति में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा ही एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाती है, मतलब इनिशियल पॉइंट 0 रहता है और फाइनल पॉइंट 1 रहता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, साइन थीटा यूज किया है। दूसरी आप ये भी सोच सकते हो कि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमें वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, साइन थीटा यूज किया है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू ही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। ये हमने सिंपली लिखा साइन थीटा, एसपी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2l साइन थीटा, तो मैंने वहाँ पर एसपी की जगह पर क्या लिख दिया, इक्वेशन 1 में 2l साइन थीटा। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2l होता है, तो हमने कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2l की जगह पर पुट कर दिया, वहाँ पर आ गया mb साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू अगर आप 0 डिग्री लेते हो तो थीटा यहाँ पर बन कर रहा है, मुझे कहीं एंगल दिख रहा है क्या, इस पूरे डायपोल में, पूरे बार मैग्नेट में P पॉइंट मुझे दिया हुआ है, केवल एक ही एंगल दिख रहा है जो कि P है। P एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, और कहीं मुझे एंगल दिख ही नहीं रहा। तो ये जो 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात की है मैंने, ये किस लिए की है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ ये कैसे हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री लिया है। टॉर्क मिनिमम मैक्सिमम का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ जो एंगल है उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। अब ये एंगल 90 डिग्री कब होगा, ये एंगल 90 डिग्री तब होगा जब बार मैग्नेट को मैं ऐसा कर दूंगा, बार मैग्नेट को ऐसा किया तो लाइन और बार मैग्नेट ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मानो कि नीचे से कोई हवा की तरह ऊपर आ रही है, ठीक है, हवा ऊपर आ रही है नीचे से। अब मुझे अगर इस मार्कर पर सबसे ज्यादा हवा चाहिए या फिर सबसे ज्यादा फोर्स चाहिए, तो मैं इसको कैसा रखूंगा, ऐसा रखूंगा, ठीक है, या फिर ऐसा रखूंगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, हवा इसके पैरेलली निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा रखता हूं तो पूरा का पूरा फोर्स इस पर लगेगा, आया समझ में। इसीलिए बार मैग्नेट को अगर मैं ऐसा रख देता हूं तो इस पर पूरा फोर्स लगेगा, जिससे टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मतलब मैंने कैसा रख दिया बार मैग्नेट को, ऐसा लाइंस ऑफ फोर्सेस आई और इस पर पूरे तरीके से इंसिडेंट होगी, इस तरीके से टॉर्क की आएगी वहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब बार मैग्नेट को मैं कुछ ऐसा रख दूंगा, ये और ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो अगर मैं बार मैग्नेट को यहां रख दूंगा तो बार मैग्नेट पर कोई मैग्नेटिक लाइंस पड़ेंगी ही नहीं, ऐसा नहीं, और पड़ेंगी भी तो टॉर्क बनाएंगी ही नहीं। इसलिए थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो टॉर्क की जो आएगी वहां पर वैल्यू वो क्या होगी, वहां पर मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और जो पूरा कंसेप्ट है हमारा ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले डेरिवेशन के साथ, इसको नोट कर लेना। और फर्स्ट वाला यूनिट जो थी हमारी, फर्स्ट वाला चैप्टर जो था उसमें भी ये डेरिवेशन है, एक बार उसको भी अच्छे से देख लेना। थैंक यू।